तो 22 अप्रैल को पहलगाम में जो अटैक हुआ जिसमें 28 से ज्यादा टूरिस्ट की जान गई, जहां पर याद रखिए उनको रिलीजियसली टारगेट किया गया, सिलेक्ट किया गया, चेक किया गया कि वो हिंदू हैं, उसके बाद उनकी जान ली गई। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। इतने भयानक और इतने क्लियरली रिलीजियसली मोटिवेटेड अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट का लगता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पांस आने वाला है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो अटैक के समय पर सऊदी का दौरा कर रहे थे, उन्होंने अपने दौरे को बीच में ही रोक दिया और वापस भारत आ गए। और भारत के हार्टलैंड में, बिहार में जाकर उन्होंने एक स्पीच दी जहां पर उन्होंने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी और बहुत क्लियर वार्निंग दी। साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. मोदी जी ने अपनी स्पीच में क्लियर कर दिया कि जो आतंकी हैं उनको तो दुनिया के कोने कोने तक जाकर ढूंढा जाएगा, और सिर्फ आतंकी ही नहीं, उनके जो माई बाप बैठे हुए हैं रावलपिंडी में, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह थी कि स्पीच मोदी जी ने इनिशियली बिहार में हिंदी में शुरू की थी, लेकिन अचानक से उन्होंने अपनी लैंग्वेज इंग्लिश में बदल दी, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरी दुनिया ये बात जाने कि अब भारत क्या एक्शन लेगा और कितने जोर से लेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मोदी जी की स्पीच सुन के मुझे लायन ऑफ पंजाब यानी लाला लाजपत राय की एक बात याद आई जो उन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट के समय पर कही थी। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी से कहा था कि देखिए, भगवान के लिए हमें जिहाद से डराने की कोशिश मत कीजिए। हम ये जिहाद का नारा 1200 सालों से सुनते हुए आ रहे हैं। हर जमाने में हर जनरेशन ने ये बात सुनी है, और फिर भी हम यहाँ हैं, जिंदा हैं और अपने धर्म, अपनी सभ्यता के साथ खड़े हैं। जिहाद ने हमें मिटाने की कितनी बार कोशिश की है, लेकिन हर बार नाकाम रहा है, और भगवान कसम आगे भी रहेगा। ये धमकियां हमें 1 इंच भी पीछे नहीं ले जा सकती। हम अपने धर्म के साथ जीने के लिए तैयार हैं और धर्म के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं। और एक बात याद रखिएगा, आप कहते हैं कि जिहाद से हिंदुओं को नुकसान होगा, लेकिन एक बात और समझ लें कि हिंदू दुनिया के पास भी ये ताकत है जो पूरे इस्लामिक दुनिया को बहुत दर्द दे सकती है। और लाला लाजपत राय की बात बिल्कुल सही थी। आज शायद वक्त आ गया है भारत को अपनी ताकत दिखाने का, क्योंकि देखिए, एक बात तो हमने पिछले 1000 साल की हिस्ट्री पढ़ते हुए और पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ते हुए सीखा है कि पाकिस्तान को और इन इन्वेडर्स को एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, और वो है पावर की। चाहे बैटल ऑफ बहराइच हो, महाराणा प्रताप का रेजिस्टेंस हो, लचित बोरफुकन की ब्रेवरी हो, शिवाजी का कॉन्क्वेस्ट हो, गुरु गोविंद सिंह की फियर्स वॉरियर स्पिरिट हो, और कुमार कंपना के हाथों मदुरई सल्तनत का सर्वनाश हो। ये सब हमें याद दिलाते हैं एक बात, कि इनको सिर्फ शक्ति की लैंग्वेज समझ में आती है। यही लैंग्वेज इनको 1971 में समझ आई थी और 1999 में समझ आई थी। और आज से शुरू करके पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेट करने का सिर्फ एक गोल्डन रूल होना चाहिए कि पाकिस्तान से अब सिर्फ 2 भाषाओं में कम्युनिकेशन होगी, ताकत और ह्यूमिलिएशन। और इसलिए पाकिस्तान से बदला जरूर लेना चाहिए, लेकिन ये बदला जो लिया जाए वो दिखना भी चाहिए, क्लियरली दिखना चाहिए। और सिर्फ दिखना भी नहीं, बल्कि भारत के लोगों का मानना है कि ये धमाकेदार होना चाहिए, स्पेक्टेकुलर होना चाहिए। इतना स्पेक्टेकुलर कि पहलगाम के जो हार्ट ब्रेकिंग विजुअल्स हैं उनकी याद धुंध में चली जाए। और ये जो बिन कासिम के के नतीजे बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, वो उस रिटेलिएशन के बाद 10 साल तक क्या, कम से कम 1 सेंचुरी तक भारत की तरफ आंख उठाकर ना देखे। जिस तरह से इस समय पर गवर्नमेंट बात कर रही है, मीटिंग्स कर रही है, प्लानिंग कर रही है, लगता है यहाँ पर कुछ बड़ा एक्शन लेने का प्लान है। इनफैक्ट मोदी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कुछ 1-2 बहुत बड़े एक्शंस लिए हैं। तो क्या एक्शंस लिए गए हैं, इनसे क्या रिजल्ट आएगा और फ्यूचर में क्या एक्शंस आ सकते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। और आइए अब बात करते हैं कि इंडिया ने अभी तक क्या एक्शन लिया है, जिससे हमें शायद कुछ इंडिकेशन मिल सके कि गवर्नमेंट आगे क्या एक्शन ले सकती है। अभी तक इंडिया ने पाकिस्तान को काउंटर के लिए 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं, जिसमें से पोटेंशियली सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फार रीचिंग और पाकिस्तान के लिए पोटेंशियली लॉन्ग टर्म में सबसे डेवास्टेटिंग स्टेप है कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये इंडिया और पाकिस्तान रिलेशंस का कॉर्नरस्टोन
कंट्रोल माना गया है काफी समय से। ये ट्रीटी पार्टीशन के बाद 1960 में लाई गई थी ताकि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज का पानी कैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका एक प्लान बन सके। इस ट्रीटी का मेन फोकस था रिवर्स का डिवीजन करना। इंडस रिवर सिस्टम्स में 6 मेजर टोटल रिवर्स आती हैं, जिसमें है सो कॉल्ड वेस्टर्न रिवर्स यानी इंडस, झेलम और चेनाब, और ईस्टर्न रिवर्स यानी रावी, ब्यास और सतलज। तो ट्रीटी के हिसाब से इंडिया को एक्सक्लूसिवली राइट्स मिले हैं ईस्टर्न रिवर्स पे और पाकिस्तान को एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हैं वेस्टर्न रिवर्स पे। अब इस डिवीजन का रिजल्ट ये है कि इंडिया को सिर्फ अराउंड 30% वाटर मिलता है और पाकिस्तान को 70% टोटल वाटर मिलता है इस रिवर सिस्टम का। पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 25% इकोनॉमी, 35% ऑफ इट्स वर्कफोर्स डिपेंड ऑन द इंडस रिवर वाटर्स। नियरली 85% पाकिस्तान का टोटल पानी इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी से आता है और अब इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है। इंडिया ने बोला है कि देखिए, हम इन नदियों पर डैम बनाना शुरू करेंगे और इन नदियों का पानी धीरे धीरे डाइवर्ट करना शुरू करेंगे पाकिस्तान से। इनफैक्ट इंडिया अपेरेंटली अफगानिस्तान के साथ भी काम कर रहा है पाकिस्तान के वेस्ट साइड में कुनार नदी और काबुल नदी को डैम करने का, यानी ईस्ट से ही नहीं वेस्ट से भी पाकिस्तान को पानी साला नहीं आने देंगे। इंडिया ने ऑलरेडी 93 डैम्स प्लान किए हैं इंडस रिवर सिस्टम में और कुछ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि ये जो स्टेप लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, ये लॉन्ग टर्म में किसी वॉर से भी ज्यादा डेवास्टेटिंग हो सकता है पाकिस्तान के लिए। अब देखिए, यहाँ पर 2 इश्यूज हैं। पहला कि इंडिया को अभी भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा इस रिवर सिस्टम पे टू एक्चुअली ब्लॉक द वाटर फ्रॉम गोइंग इनटू पाकिस्तान। अभी 2-3 साल तक पाकिस्तान को उतना फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पानी को डाइवर्ट करने का या ब्लॉक करने का इंडिया ने अभी बिल्ड नहीं किया है। लेकिन 3 या 4 सालों में पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी हो सकती है। यहाँ पर दूसरा बड़ा इशू है कि भाई देखिए, चाइना के पास भी कुछ पावर है यहाँ पर। इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में 20% जो पानी आता है वो तिब्बत से आता है और तिब्बत को चाइना कंट्रोल करता है। तो अगर इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी और उन्होंने बोला कि भाई हम पाकिस्तान का पानी ब्लॉक करेंगे, तो चाइना के पास भी फिर एक एग्जांपल आ जाता है कि ठीक है, इंडिया कर रही है ना, तो हम भी इंडिया का ब्लॉक करेंगे। तो अगर चाइना ने ऐसा किया तो इससे इंडिया को काफी परेशानी हो सकती है। लेकिन ये बात याद रखिए कि बांग्लादेश का मेजॉरिटी पानी भी तिब्बत से ही आता है। तो अगर चाइना ने ये पानी ब्लॉक किया तो इंडिया को तो परेशानी होगी, लेकिन बांग्लादेश की मां बहन एक हो जाएगी। लेकिन इंडिया को ये परेशानी होने के बावजूद इंडिया इज गोइंग अहेड विद दिस। क्यों? क्योंकि मोदी गवर्नमेंट का लगता है, ओपनली मानना है कि देखिए हमको नुकसान होगा, लेकिन हमारी प्रायोरिटी अब है पाकिस्तान को बर्बाद करने की। हम झेलेंगे लेकिन पाकिस्तान को बर्बाद करके ही रहेंगे। हमारा खून बहेगा लेकिन पाकिस्तान का सर जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इंडिया ने ये अनाउंस किया, उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने कहा कि अब वो इंडिया के साथ कोई भी बायलैटरल ट्रीटी को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। अबे साले, पहले कौन सी ट्रीटी को तुमने रिस्पेक्ट कर लिया बे? इंडिया ही एकलौता देश है जो हर एक ट्रीटी का सम्मान करता हुआ आया है, चाहे सीज फायर हो, ट्रेड एग्रीमेंट हो, इंडस वाटर ट्रीटी हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पोटेंशियली ये बोलने में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती कर दी है। और ये स्ट्रेटेजिक गलती क्या है? देखिए, पाकिस्तान ने कहा है कि वो शिमला एग्रीमेंट को भी रिजेक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। और ये उनके लिए स्ट्रेटेजिक गलती क्यों है? क्योंकि आइए शिमला एग्रीमेंट को जल्दी से समझते हैं। ये दोनों देशों के बीच में 1971 के वॉर के बाद एक टेरिटोरियल एग्रीमेंट साइन किया गया था, जहां पर 1971 की सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल माना गया था और दोनों देशों ने कमिट किया था कि वो इस लाइन को यूनिलैटरली चेंज नहीं करेंगे, चाहे उनकी लीगल या पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो। तो बेसिकली जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो एक डिफैक्टो बॉर्डर बन गया था, जिससे दोनों देशों ने होप किया था कि इस रीजन में स्टेबिलिटी बनी रहे। तो अगर आज पाकिस्तान कह रहा है कि वो शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानेगा, तो इसका सीधा मतलब ये है कि अब ये जो LOC है इसका कोई मतलब ही नहीं बचा। यानी अब इंडिया के लिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रिक्लेम करना, उससे कोई एग्रीमेंट ब्रीच नहीं होगा, क्योंकि जब शिमला एग्रीमेंट ही नहीं माना जा रहा तो LOC का क्या मतलब है भाई? शिमला एग्रीमेंट के कैंसिल होने का मतलब कि अब इंडिया की एक्चुअल बाउंड्री इज गोइंग टू बी द बाउंड्री ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर पाकिस्तान सारी ट्रीटीज को कैंसिल कर देता है तो UN की भी जो थोड़ी मोड़ी अथॉरिटी है इस पूरे मामले पे, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। UN ने हमेशा बायलैटरल एग्रीमेंट्स के बेसिस पर ही इंटरफियर किया है इंडिया पाकिस्तान के मामलों में। तो अगर पाकिस्तान कह रहा है कि कोई बायलैटरल एग्रीमेंट हम मानेंगे ही नहीं, तो UN का रोल भी खत्म। बॉटम लाइन, अगर पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट को खत्म करेगा तो इंडिया के हाथ खुले हैं कि अब इंडिया अगर अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए कोई एक्शन लेना चाहे तो ले सकता है। तो पाकिस्तान, बीवेयर व्हाट यू विश फॉर। इंडिया ने अटारी वाघा बॉर्डर को भी सील कर दिया है। ह्यूमन मूवमेंट हो या गुड्स हो, सभी चीजों को सस्पेंड कर दिया है।
जो लोग वीजा, डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल वीजा किसी भी चीज पर भारत आए थे उनको तुरंत निकलने को बोला है। एंड आई एम होपिंग कि इस डिसीजन के बाद ये जो बकवास होता रहता है ना बॉर्डर पे, ये भी खत्म हो। सार्क की 1988 मीटिंग में डिसाइड किया गया था कि पार्लियामेंटेरियंस, डिग्निटरी, स्पोर्ट्स पर्संस, बिजनेसमैन, सीनियर ऑफिशियल्स या जर्नलिस्ट जैसे कुछ लोगों को वीजा से एग्जेम्पशन मिलेगी। इसी वीजा एग्जेम्पशन स्कीम का यूज करके बॉब्जी यानी घंटे का किंग यहाँ पे क्रिकेट खेलने आते थे। होटल में चाय ऑर्डर करके टीज फैंटास्टिक वाले घटिया इंस्टाग्राम पोस्ट डालते थे पाकिस्तानी। अब ये सब कुछ खत्म। इसके अलावा क्रिकेट डिप्लोमेसी को भी गार्बेज में फेंक देने की खबरें आ रही हैं। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि बीसीसीआई को पब्लिकली अनाउंस करना चाहिए कि अगर किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान को इंक्लूड किया जाएगा तो बीसीसीआई उस इंटरनेशनल टूर्नामेंट को बॉयकॉट करेगी। और जिस समय ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा होगा उस समय पर हम आईपीएल का एक सीजन अनाउंस कर देंगे। हम अपना आईपीएल खेलेंगे, आप अपना इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलिए इन भिखारियों के साथ। देखते हैं कौन ज्यादा पैसे कमाता है। तो इन डिसीजन से पाकिस्तान पे क्या असर पड़ सकता है? तो देखिए, ये जो वाटर ट्रीटी की मैं बात कर रहा था, ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वाटर ट्रीटी का लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, उनकी खेती पर, उनके पूरे एग्जिस्टेंस पर। वैसे तो देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसे ही आईसीयू में पड़ी हुई है। उसके बाद इंडिया ने उनकी ग्लूकोज ड्रिप भी निकाल ली है क्योंकि इंडस बेसिन से पाकिस्तान की लगभग 80% खेती चलती है। गेहूं, चावल, कॉटन, उनका खाना, उनकी एक्सपोर्ट, उनकी नौकरियां सब इन नदियों पर डिपेंड करता है, जो भारत अब रोकने की धमकी दे रहा है। तो इनकी इकोनॉमी, इनकी खेती, इनके जॉब्स सब कुछ बर्बाद हो जाएगी अगर ये पानी रुक गया तो। इनके खेत सूख जाएंगे, इनके लोग भी सूख जाएंगे। और जब इनके पास पीने को पानी नहीं होगा, खाने को रोटी नहीं होगी, तो जिहाद के नारे कहां से लगाएंगे ये? पानी की कमी से ग्राउंड वाटर इनका डिप्लीट होगा, लैंड सैलिनाइजेशन बढ़ेगा जिससे मिट्टी और ज्यादा खराब होगी और डिजर्टिफिकेशन का खतरा उन इलाकों में और ज्यादा बढ़ेगा जो पहले से ही वल्नरेबल है, जहां पर लगभग 43% खेती लायक जमीन सैलिनिटी से खराब हो चुकी है। पानी की अवेलेबिलिटी अगर कम होगी, उसका सीधा असर पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर पड़ेगा क्योंकि तरबेला और मंगला जैसे डैम्स जो देश की करीब 30% इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, उनका आउटपुट कम हो सकता है। अगर रिवर फ्लोज और गिर गए तो देश लिटरली वाटर इमरजेंसी में चला जाएगा। ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक ने बोला है पाकिस्तान इज अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड नेशंस। तो अगर ये हालत पाकिस्तान की हुई तो पाकिस्तान में रैलीज होंगे, दंगे होंगे पानी के ऊपर। पूरे के पूरे देश को एक क्राइसिस में डाल दिया जाएगा, न किसी बम से, न किसी गोली से, सिर्फ पानी रोकने से। और बलूचिस्तान ऐसे ही आधा आजाद हो रखा है। ये हालत अगर इनके इकोनॉमी की होगी, इनके देश की होगी, तो बलूचिस्तान तो फ्री में ही निकल लेगा। केपीके भी बोलेगा कि यार इससे तो अच्छा हम अफगानिस्तान ही ज्वाइन कर लेते हैं वापस। तो ये जो स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, ये आई नो कि इससे कोई इमीडिएट इंपैक्ट अभी नहीं होगा 2-3 सालों तक, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अगर गवर्नमेंट ये दर्द सहने को तैयार है, जो दर्द उनको पोटेंशियली चाइना दे सकता है, तो ये पूरी तरह से पाकिस्तान को डेवास्टेट कर सकता है लॉन्ग टर्म में। और ये एक डिसीजन पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर सकता है लॉन्ग टर्म में। और इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी जरूरी है कि इन सारे स्टेप्स में इस समय पर इंडिया को ओवरवेलमिंगली इंटरनेशनल सपोर्ट मिला हुआ है। ट्रंप ने बोला है फुल सपोर्ट भाई, जो करना है करो। ईयू ने यही बोला है, मेलोनी भाभी ने फोन करके यही बोला है, सऊदी अरेबिया ने यही बोला है कि जो करना है करो अभी। तो पूरी दुनिया से इस समय पर मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट मिला हुआ है। ये टाइम बहुत सही है अगर मोदी गवर्नमेंट स्ट्राइक करना चाहती है तो। और अल्टीमेटली याद रखिए कि ये जो जंग है ये 1947 से नहीं चल रही है। जो प्रॉब्लम है ये 1947 से नहीं चल रही है, ये 8th सेंचुरी AD से शुरू हुई है। तब से पहली बार धर्म के नाम पर तलवार उठी थी और भारत की सभ्यता को मिटाने की कोशिश की गई थी। और ये जंग तभी खत्म होगी जब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे और 2 नेशन थ्योरी का नामो निशान मिटाया जाएगा। और एक बात जो मैंने शुरुआत में भी बोली थी वो याद रखिए कि ये जो दुश्मन है ये डरपोक है अल्टीमेटली। इसको जैसे ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिलता है ये सबसे पहले दुम दबा के भागता है। इसलिए लगता है गवर्नमेंट एक ऐसा शो ऑफ पावर और पब्लिक ह्यूमिलिएशन तैयार कर रही है पाकिस्तान के लिए कि उनके जहन में डर बैठ जाए। और सही बात है, ऐसा दुश्मन और कोई भाषा समझता ही नहीं है। आप हमारे शास्त्र भी पढ़ें जिसमें क्लियरली लिखा है कि असुरों का विनाश करना एक धार्मिक कर्तव्य है। तो अगर इंडिया को इस अटैक का बदला लेना है और इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है तो इंडिया को पाकिस्तान के आर्मी को टारगेट करना होगा, स्पेशली आर्मी के प्रोमिनेंट सीट होल्डर्स को। जैसे इजराइल स्पेशल फोर्सेस ने हमास के कमांडर्स को घर में घुस के मारा, शायद वैसा ही स्टेप इंडिया को भी लेना पड़े पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। शायद इस हमले के बदले में पाकिस्तान को बलूचिस्तान गंवाना पड़ेगा। शायद अब समय आ गया है कि पाकिस्तान से दूसरा हिस्सा काट कर निकाला जाए बांग्लादेश के बाद। जो भी एक्शन सरकार लेती है वो तो सिर्फ पजल का एक हिस्सा है। इस पजल में और भी कई हिस्से हैं, इंक्लूडिंग जो काम सरकार पिछले कुछ सालों से क्वाइटली करती हुई आ रही है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना, उसकी इकोनॉमी को धीरे धीरे चोक करना। और ये काम इंडस वाटर ट्रीटी को
सस्पेंड करना भी करेगा। बलोचिस्तान की इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट करना, पाकिस्तान के अंदर अननोन मैन नेटवर्क के थ्रू हाई वैल्यू टारगेट्स को साफ करना, अफगानिस्तान के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बिल्ड करना, जिसका रिजल्ट है कि तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान ने केपीके में तांडव मचाया हुआ है पाकिस्तानी आर्मी के साथ। ये सब चीजें बैकग्राउंड में चलती रहनी चाहिए और इनकी इंटेंसिटी और भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि आप सोचिए कि पिछले 10-15 सालों में बलोच और तालिबान ने पाकिस्तान के इतने सोल्जर्स मारे हैं जितने इंडियन आर्मी ने नहीं मारे हैं। पाकिस्तान का डिस्ट्रक्शन बेसिकली अंदर से हो ही रहा है। हमें बस पेस और डायरेक्शन सेट करना है। एक मेजर एक्शन जरूर होना चाहिए जो पूरी दुनिया देखे, जो पूरा भारत देखे, ताकि पाकिस्तान के खिलाफ डिटरेंस क्लियरली एस्टैब्लिश हो। लेकिन उसके बाद इंडिया को पाकिस्तान को खुद ही अंदर से टूटने देना चाहिए। और देखिए, आने वाले दिन सिर्फ पाकिस्तान के लिए डिफिकल्ट नहीं होंगे, ये भारत के लिए भी डिफिकल्ट होंगे। इंडिया को भी कुछ पेन हो सकता है और इंडिया की पब्लिक को भी शायद मेंटली कुछ पेन बर्दाश्त करने के लिए तैयार होना पड़े। अगर इंडिया फाइट बैक करेगा तो ये एक ब्लडलेस फाइट नहीं होगी, इसमें भारत को भी कुछ सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे अनफॉर्चुनेटली। एंड आई होप द पब्लिक इज रेडी एंड आई होप द पब्लिक इज यूनाइटेड, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जब देश को यूनाइटेड होना चाहिए, देश के लोगों को यूनाइटेड होना चाहिए। कुछ सालों के लिए ये कास्ट, रीजन, मेरा लैंग्वेज, ये सब बकवास भूल जाइए। ये यूनाइट होने का टाइम है। ये सिविलाइजेशन की लड़ाई है, ये धर्म की लड़ाई है और किसी भी हालत में असुर इस लड़ाई को नहीं जीतेंगे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से मोदी ने जो ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है पाकिस्तान को, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है पाकिस्तान को, हार्टलैंड में जाके पूरी दुनिया के सामने कि इंडिया छोड़ेगा नहीं पाकिस्तान को, क्या लगता है क्या स्टेप लेगा इंडिया? क्या आपको लगता है कि एक वॉर होगी? क्या आपको लगता है कि एक एयर स्ट्राइक होगी, नेवल स्ट्राइक होगी? किस तरह से इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें।